हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मानव पाचन तंत्र भाग 3 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने मानव पाचन तंत्र भाग 1 और 2 का अध्ययन किया था, जिनमें हमने मानव पाचन तंत्र के मुख्य अंगों के बारे में अध्ययन किया। आज हम पाचक ग्रंथियाँ, जिन्हें सहायक ग्रंथियाँ भी कहते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। मनुष्य के शरीर में मुख्यतः 3 प्रकार की सहायक ग्रंथियाँ पाई जाती हैं: लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। हमारा पहला टॉपिक है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि, आपको पता है कि आपके मुख में एक लार का स्रावन होता है। जब भी आप खाना खाते हैं, एक लिसलिसा सा पदार्थ बनता है, तो लार एक जल पदार्थ है। और लार ग्रंथियाँ हमारे मुंह में मौजूद एक ऐसा अंग है जो लार बनाती है। यह केवल स्तनधारियों में पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि केवल मैमल्स में, स्तनधारियों में मिलती है और किसी भी अन्य वर्ग के जंतुओं में ये नहीं पाई जाती है। यह एक एक्सोक्राइन ग्रंथि है। एक्सोक्राइन ग्रंथि का मतलब होता है जो मुख गुहा के भीतर पदार्थों को नलिका के द्वारा निकालती है। लार में बलगम, लवण, जीवाणुरोधी यौगिक, एंजाइम और पानी के साथ विभिन्न रसायन शामिल होते हैं जो मुंह में पीएच को नियंत्रित करते हैं। लार एक जल पदार्थ है और पाचन तंत्र का एक हिस्सा है। लार ग्रंथियां 24 घंटे में लगभग 1 से 1.5 लीटर तक लार को स्रावित करती हैं। वास्तव में 99% लार में पानी होता है। यह मुख को नम और स्वच्छ रखता है, चबाने, निगलने और पाचन प्रक्रिया में सहायता देता है। लार ग्रंथि 3 प्रकार की होती है: कर्णमूल लार ग्रंथि, अधोहनु लार ग्रंथि, अधोजीवा लार ग्रंथि। कर्णमूल लार ग्रंथि, जिसे इंग्लिश में पैरोटिड स्लाइवरी ग्लैंड भी कहा जाता है, यह सबसे बड़ी लार ग्रंथि है और यह ग्रंथि सिर के दोनों ओर कर्ण पल्लव के कुछ नीचे, यानी हमारे कान के कुछ नीचे स्थित होती है। और इनकी जो वाहिनियां हैं, नलिकाएं हैं, वो ऊपरी कृंतक दांतों के पीछे खुलती है। हमारे मुख गुहिका में लगभग 20% लार का जो स्रावन होता है वो इस ग्रंथि के द्वारा होता है। इस लार को सीरस के रूप में भी जाना जाता है, यानी अधिक तरल और द्रव। दूसरी जो ग्रंथि है वो है अधोहनु लार ग्रंथि। ये ऊपरी व निचले जबड़े की संधि स्थल के पास स्थित होती है। प्रत्येक ग्रंथि की वाहिनी निचले जबड़े के कृंतक दांतों के पीछे खुलती है। यह हमारे जबड़े का चल भाग है, यानी जहाँ से हमारा जबड़ा मूव कर सकता है, हिल सकता है। यह दूसरी सबसे बड़ी लार ग्रंथि है और यह लगभग 65 से 70% लार का उत्पादन करती है। यह सीरस और बलगम ग्रंथि का मिश्रण है। इसकी लार अधिक चिपचिपी होती है। तीसरी जो ग्रंथि है वो है अधोजीवा सबलिंगुअल लार ग्रंथि। यह प्रमुख लार ग्रंथियों में सबसे छोटी है और इनका एक जोड़ा जीभ के नीचे मुख गुहा के तल पर स्थित होता है। ये कई महीन वाहिनियों द्वारा जबड़े व जीभ के नीचे खुलती है। लार का लगभग 5% इन ग्रंथियों से आता है। इस तरह मनुष्य में 3 जोड़े लार ग्रंथियां मिलती हैं, जो कि संख्या में 6 और जोड़ों में 3 होती हैं। लार के अगर कार्य देखे जाएं तो ग्रंथियों से स्रावित लार मुख गुहा को नम बनाए रखती है। भोजन नम बनाने एवं निगलने में, अगर भोजन बहुत सॉफ्ट होगा, फ्लेक्सिबल होगा, लुब्रिकेंट होगा, तभी निगलने में सहायता होगी। भोजन में उपस्थित मंड यानी स्टार्च का आंशिक रूप से पाचन करती है, यानी हमारे शरीर में भोजन का पाचन मुख में शुरू हो जाता है। टायलिन एक एंजाइम मिलता है। टायलिन, जिसे स्लाइवरी अमाइलेज भी कहा जाता है, लारीय अमाइलेज, वो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। मुंह एवं दांतों की सफाई भी करती है। लार में उपस्थित लाइसोजाइम जीवाणुओं को नष्ट करता है, यानी अगर आपने भोजन में कुछ जीवाणुओं को खा लिया है तो लाइसोजाइम उन जीवाणुओं को नष्ट करेगा। ये लार के मुख्य कार्य थे। अगली प्रमुख ग्रंथि है अग्नाशय। यहाँ अग्नाशय का एक चित्र दिखाया गया है। अग्नाशय कशेरुकी जीवों के पाचन व अंतःस्रावी प्रणाली का एक ग्रंथि अंग है। ये इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमेटोस्टैटिन जैसे कई जरूरी हार्मोन बनाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि का मतलब होता है ऐसी ग्रंथि जो बिना नलिका के सीधे रक्त में
अपना हार्मोन प्रवाहित कर देती है और साथ ही ये अग्नाशयी रस बनाने वाली एक बहिस्रावी ग्रंथि भी है। यानी बहिस्रावी ग्रंथि का मतलब होता है जो नलिकाओं द्वारा अपने रस का स्रावन करती है। अग्नाशयी रस का स्रावन अग्नाशयी नलिका द्वारा करती है। अग्नाशय के अगर मुख्य कार्य देखे जाएं तो अग्नाशय के मुख्य कार्य क्या होंगे? वे एंजाइम बनाना जो आंतों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व फैट को पचाने में सहायक है। इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन का निर्माण करती हैं और ये दोनों ही हार्मोन खून में ग्लूकोज की मात्रा को कम करते हैं। इससे शरीर में शुगर लेवल कम बना रहता है जिससे कोशिकाएं अपने काम के लिए ग्लूकोज का उपयोग कर पाती हैं। हमारी तीसरी प्रमुख ग्रंथि है यकृत। यकृत का चित्र इसमें दिखाया गया है। लीवर जो है यानी यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है और मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग है। वयस्क व्यक्ति में लीवर का वजन 1.3 से 1.6 किलोग्राम तक होता है। यह लाल या भूरे रंग का होता है। यकृत में दो पिंड होते हैं, बायां और दायां पिंड। आप देख सकते हो दायां पिंड थोड़ा सा बड़ा है, बायां पिंड अपेक्षाकृत थोड़ा सा छोटा है, यानी ये द्विपिंडीय ग्रंथि है। दोनों पिंड बहुभुजीय पिंडकों से बने हुए हैं। छोटे छोटे पिंडकों से दोनों पिंडों का निर्माण होता है और इनके चारों ओर संयोजी ऊतकों का आवरण होता है जिसे ग्लीसन कैप्सूल कहते हैं। यकृत पित्त का स्रावन करता है जो इसका पाचन का मुख्य कार्य है। मानव के शरीर में यकृत द्वारा पित्त का सतत उत्पादन होता रहता है और एक छोटी सी ग्रंथि जो इसके साइड में लगी होती है इसी के अंदर वो होती है पित्ताशय और पित्ताशय में वो पित्त एकत्रित होता रहता है। इसका पीएच का मान 7.7 होता है। यकृत पिंडक यकृत कोशिकाओं से बने होते हैं, इनसे पित्त का स्रावन होता है, यानी पित्त का स्रावन यकृत कोशिकाएं करती हैं। पित्त पित्ताशय में संग्रहित होता रहता है। पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। पित्त में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते, लेकिन फिर भी ये पाचन में सहायता करता है। और वो कैसे सहायता करता है देखिए, अब यकृत के कार्य में से देखते हैं। यह पित्तरस का संश्लेषण करता है। यकृत कोशिकाएं यूरिया का संश्लेषण करती है। यकृत कोशिकाएं हिपेरी नामक प्रोटीन का स्रावन करती है जो रुधिर वाहिनियों में रक्त को जमने से रोकता है। वसा का पायसीकरण ये पित्त का प्रमुख कार्य है। पित्त वसा के बड़े जितने भी ग्लोब्यूल हैं, बड़े बड़े गोलाकार जो पिंड होते हैं वसा के उनको छोटे छोटे फॉर्म में सरलीकृत कर देता है, यानी बिग ग्लोब्यूल्स को छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, वसा को तोड़ता है। और वसा को जो तोड़ना होता है उसे पायसीकरण कहा जाता है। पित्त का मुख्य कार्य, तो ये मान सकते हैं यकृत और पित्ताशय का ये मुख्य कार्य हो गया। यकृत की कोशिकाएं आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज की मात्रा को ग्लाइकोजन में बदलकर संग्रह करती है, यानी जितना भी एक्स्ट्रा ब्लड में ग्लूकोज होगा उसे यकृत के द्वारा ग्लाइकोजन में बदलकर संग्रह कर लिया जाएगा। इस क्रिया को ग्लाइकोजिनेसिस कहते हैं। और जब हमें ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, हमारे शरीर में कमी हो जाती है, तो यही ग्लाइकोजन बाद में ग्लूकोज में बदल जाता है। शरीर में उत्पन्न विषैले पदार्थों का निराविष्करण भी यकृत द्वारा किया जाता है। जितना भी भोजन के द्वारा आपने विषैला पदार्थ खा लिया या फिर आपके शरीर में जो भी नाइट्रोजन के अपशिष्ट बने उन सबको वो सब यकृत में आते हैं और यकृत क्या करता है, उनको यूरिया में बदल देता है और यूरिया को मूत्र के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। तो यकृत हमारे शरीर का निराविष्करण डिटॉक्सिफिकेशन करता है। यहाँ तक मुख्य पाचक ग्रंथियों के कार्य और आपने संरचना पढ़ ली। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि शरीर में पाचन की क्रिया प्रणाली कैसे होती है, यानी उसकी फिजियोलॉजी हमें पढ़नी है कि शरीर में कौन सा अंग भोजन के किस किस भाग का पाचन कर रहा है। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है पाचन तंत्र की क्रिया प्रणाली।